दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है एकदम सकुशल होंगे। परिवार के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ। बस उनका ख्याल रखिएगा, ये बुनियाद है। आज के समय में इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मकान के छत के समान है। चार दीवार हम लोग हैं, छत माता पिता होते हैं और छत के नीचे ही ज़िंदगी बीतती है। इनका सहारा जब तक हो, भले ये कुछ करते नहीं हो, नो प्रॉब्लम, इनका रहना आवश्यक है। इनके रहने से लगता है कि आपके ऊपर कोई है, आप किसी के नीचे हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। माता पिता अगर घर में दादा दादी हैं, सौभाग्य की बात है। मुझे तो ये सौभाग्य कभी नहीं मिला। मेरे जन्म के शायद 2 साल लोग कहते हैं कि दादाजी गुजर गए थे, और दादी तो खैर बहुत पहले गुजर गई थी। तो मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। अगर आपको ये सौभाग्य मिला है, एकदम उनका ख्याल रखिए। आज बिल्कुल उनके साथ समय बिताने का वक्त है। बड़ा अच्छा छोटा सा खेल है लूडो। मैं डेली अपने माँ के साथ एकदम नियम पूर्वक 2 राउंड लूडो खेलता हूँ, और मुझे तब बहुत खुशी होती है जब मैं हारता हूँ लूडो में, क्योंकि वो जब जीतती है ना, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो वाकई देखने लायक होता है। जब छक्का आता है ना, बहुत खुश होती है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं हार जाऊं, और जब कभी भी मैं जीत जाता हूं, खैर खुशी तो वो तो भी होती है, मेरी जीत में भी उनकी उतनी ही खुशी होती है। लेकिन उनकी जीत में जो उनकी खुशी होती है ना, देखिए, ओल्ड एज, जब कोई 80-85 साल का वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता है, तो उसका मुस्कुराहट का जो खूब, मैंने क्या कहें आपको, शब्द थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। वो बिल्कुल एक अलग टाइप का मुस्कुराहट होता है। उनके साथ कोई ज़्यादा लोग समय नहीं दे पाता है, पोता पोती ये लोग टाइम नहीं दे पाता है। ये लोग को अपना पढ़ाई लिखाई में ये लोग व्यस्त रहता है। तो हम लोग का फर्ज है माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताएं। तो इसीलिए मैं जब भी मौका मिलता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा सुबह का चाय, शाम का चाय, दिन का खाना हो, रात का खाना हो, सुबह का नाश्ता हो, सब मैं माता पिता के साथ कोशिश करता हूँ कि उनके सामने बैठ के खाऊं। ख्याल भी उनका रखने का मौका मिलता है। देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए कुछ ठीक से, जो अब समझ में आ रहा है कि ये वायरस जल्दी नहीं जाने वाला है। ठीक है, वर्ल्डोमीटर में अमेरिका की स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। मैं अमेरिका को हमेशा देखता हूँ, सुबह उठता हूँ, वर्ल्डोमीटर खोलता हूँ, यूएसए पे क्लिक करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ कि कल रात यूएसए में हुआ क्या। तो देख रहा हूँ कि एवरेज कल भी वहाँ पे 28,000 न्यू केसेस, 1500 के आसपास डेथ। बस यही 2 चीज़ देखने का है। जिस दिन अमेरिका में रिकवरी स्टार्ट हो जाए ना, 14 डेज तक डेटा नीचे जाए, हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग भी ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ भी देख रहे हैं कि अब तो दिन में ही 1000-1200 केसेस तो दिन में ही रिपोर्ट हो जा रहा है। शाम तक का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, और 5-6 हज़ार, मतलब 5,000 का एक बेस बन जा रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से 5,000 का एक बेस बन जा रहा है। कभी 6,000, कल भी 6,000 के आसपास केसेस था। डेथ में भी देख रहा हूँ 100 डेथ का एक बेस बन गया है। उससे नीचे डेथ रिपोर्ट नहीं हो रहा है, मतलब अब इससे ऊपर ही जा रहा है। 140 के आसपास कल का। वो आप देख लीजिएगा, मेरे बातों में मत आइएगा, आप देख लीजिएगा। कल से जो ये कल मैंने चर्चा की थी सीलिंग फैन का, देखिए मैं भिड़ा हुआ हूँ सीलिंग फैन इंडस्ट्री, मतलब जितना ज़्यादा लग जाए, गांव गांव में लग जाए, बिना कर्ज के लगे। देखिए, कल एक अरुण पंडित जी हैं, नाम आता है कमेंट में, बाकी डिटेल तो नहीं आता है। 2 बार उन्होंने कमेंट, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा। देखिए, हर आदमी का कमेंट मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ बढ़िया से जवाब देने का। मैंने 2-3 लाइन में वहाँ जवाब लिखा, लेकिन संतोषजनक वो नहीं है, थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। साहब का कहना था कि भाई बिना बैंक लोन के बिजनेस कैसे किया जाता है। भाई साहब, थोड़ा सा मेरे केस को देखिए।
मेरा केस थोड़ा सा ठीक है, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, कोर्ट ने संज्ञान लिया, इन आईसीआईसी बैंक के ऑफिसर का रिवीजन खारिज हुआ ऊपर के अदालत में, वापस से इनको कोर्ट में सरेंडर करना था, लॉकडाउन हो गया। ठीक है, 2014 के पहले सही पूछिए तो मैं स्टेट बैंक के होम लोन से जुड़ा हुआ था, परेशानी नाम की चीज़ कुछ नहीं थी, बिजनेस बढ़िया था, मतलब इनकम भी ठीक ठाक था, लोन का रिपेमेंट भी जा रहा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नाम का चीज़ नहीं था, हेल्दी वेल्दी लाइफ बीत रहा था। मैं डायबिटिक भी नहीं था उस समय, किसी भी रोग से मैं ग्रसित नहीं था। डायबिटीज क्या है? किंग ऑफ ऑल डिजीज है। अब बताइए, मान लीजिए कि कल को ठीक है, मैंने सब कुछ मेरे फेवर में फैसला आ जाता है, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं या सिविल में डैमेज ये करूं, कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन क्या ये बीमारी ख़त्म होगा? जो बीमारी मुझे मिला वो ख़त्म तो नहीं होगा, ये चिंता से मिला। जो मेरी परिवार की स्थिति हुई इस धोखाधड़ी के चलते, क्या वो दिन वापस आएगा लौट के? नहीं आएगा। जो कागज एक बार फट जाता है उसको आप जोड़ने के बाद वो दाग नहीं हटता है, ये दाग जिंदगी भर के लिए हो गया। बताइए, मेरे बच्चों की पढ़ाई, माने समस्या अनगिनत हैं। आप सोचिए कि फैमिली में जब एक बार समस्या उठ जाता है जल्दी दूर नहीं होता है, बहुत खराब चीज कर्ज होता है, इससे बचिए। आज अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति खराब हो गई है। ठीक है, मेरे कहानी को आप थोड़ा 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए। आप कोई भी लोन, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लेते हैं, मालूम आज के डेट में क्या स्थिति होने वाली है? ठीक है, सरकार ने कहा है कि बहुत सारा बिजनेस तो लोग टूट गया है, लोग एकदम बुरी तरह टूट गए, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो शुरू नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी को। क्या उनका लोन माफ हो जाएगा? ये प्राइवेट वाले माफ करेंगे? ये उनके प्रॉपर्टी को या जो भी चीज वो मॉर्गेज किए हों औने पौने में ये सेल करेंगे। ये इसमें माहिर हैं, इनके ऊपर में कई केसेस दर्ज हैं इस मामले की भी, इसमें ये अक्सर माहिर हैं। आप देखिएगा, यूट्यूब थोड़ा सा कर लीजिएगा, अगर आपके मन में लग रहा है कि आज ये स्थिति खराब है, चलो लोन ले लेते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर व्यापार के लिए लोन लेना है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइएगा। अगर आपको लगता है हमको पार्टनरशिप करने का मन ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है, करने का तरीका है कैसे पार्टनरशिप किया जाता है, आप ऐसा कीजिएगा, एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। और कोलेटरल फ्री लोन नेशनलाइज बैंक ही देती है, ये प्राइवेट वाले नहीं देते। इनके नियत में खोट होती है ना, कि कैसे देंगे कोलेटरल फ्री लोन? ये तो गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक देती है ना। कोलेटरल फ्री लोन ले लीजिएगा। अगर किसी भी वजह से कल को आपका कारोबार डूब जाएगा, ठीक है, उसमें देखिए सबसे बड़ा चीज है, डूबने में दोषी आप नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण हो, ठीक है। अगर डूब जाएगा तो गवर्नमेंट का आपके लोन के पीछे गारंटी है, ठीक है, भारत सरकार की गारंटी है, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा, टेंशन वहाँ भी है। मेरी वाइफ भी ली थी, क्योंकि उसका इस कहानी दूसरा है, आप वॉल्यूम 2 में देख लीजिए। उसको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया गया था, और जब उसका यूनिट डूबा तो फिर वो डीआरटी से सम्मन आया, डीआरटी में दौड़ा दौड़ी, मतलब मानसिक परेशानी इन्वॉल्व हो गया, लाख आप कह लीजिए। लेकिन ये लोग बैंक वाले बस कहते हैं कि हम लोग तो 360 डिग्री पे साइन कराते हैं डॉक्यूमेंट में। देखिए कितना खराब बात है, लोन देते समय और रिकवरी के समय बिल्कुल इन लोगों का नज़रिया दो होता है। मेरा प्रयास है मेरी बातों से कर्ज मुक्त समाज का निर्माण हो। कर्ज बहुत खराब चीज़ है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। अगर लड़खड़ाया, बताइए ना, आज किसका दोष है? इस युग में आज जो वायरस का आक्रमण हुआ है, लगभग लोगों का धंधा खत्म हो गया है। इसमें क्या वो दोषी हैं? वो दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनका कार लोन होगा तो एक समय में उनका कार जब्त हो जाएगा। भले वो 7 साल के कर्ज के पीरियड में वो 5 साल दे दिए हों,
लाख 2 लाख ही बाकी, जो मेरा केस में है 8.5 लाख की गाड़ी में 2-2.5 लाख बाकी है, लेकिन फिर भी वो खींच के ले जाएगा। बताइए, मेरी गाड़ी बहुत कम चली हुई है, उसका अभी भी वैल्यू जो होगा ना वो कम से कम 4 लाख से कम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, अपना 2-2.5 लाख निकालने के लिए उसको वही 2-2.5 लाख में बेचेगा। और खरीदने वाले अक्सर जो पता चला है कौन होते हैं, बैंक के एम्प्लॉय ही होते हैं। औना पौना रेट लगा देगा बस, और कम लगा देगा। फायदा एक दूसरे को पहुंचाने के लिए वो बैंक को नुकसान करेगा, हमको नुकसान करेगा। ये नहीं कि अगर चलो तुमको बेचना है तो मार्केट रेट में जाके बेचो और तुमने लोन के बाद जो पैसा बचता है वो हमको रिटर्न करो, लेकिन वो ये नहीं करेगा। उसको क्या करना है कि एकदम औने पौने में घटिया रेट में बेच देना है, और खरीदना भी उन्हीं लोगों को है। अब बाकी बैंक को घाटा दिखा देना है, और हमको तो गए, जिसकी गाड़ी है वो तो गया। ये कितना बड़ा जुर्म है आप बताइए। ये भी एक तरह का क्राइम है, इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों को छूट के आप क्राइम करने का मौका दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, न्याय हर जगह मिलना चाहिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हमको ठोकर लगा है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपनी बातों से आपको आता हूँ, आधा घंटा बातचीत करता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाऊं, और दूसरा आपको कर्ज से मुक्त रखूं। कर्ज की तरफ आप किसी भी सूरत में मत जाइए, ये बहुत खराब चीज़ है। इतना बड़ा ये रोग है ना, जो आपको कई रोगों से ग्रसित कर देगा। आपका फैमिली में प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि जब आप परेशान होंगे आपका फैमिली परेशान हो जाएगा। आप डिस्टर्ब होंगे, आपका फैमिली डिस्टर्ब। खुशहाली जो होता है, मन की शांति, अमानत में खयानत का काम ये लोग करता है। सही पूछिए तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी तरक्की के लिए आपका ये लोग कत्ल करता है। एकदम कत्ल वर्ड, मर्डर एकदम सही वर्ड है। कुल मिला के यही करता है ये लोग, बस जिंदा लाश बना के छोड़ देता है। या आप एक जिंदा लाश हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा आपका दिमाग में डर समाया रहेगा, आप घबराहट में जिंदगी बिताएंगे, आपकी नींद उड़ी रहेगी, चैन उड़ा रहेगा। पार्टनरशिप में ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा चीज है कि अच्छे अंडरस्टैंडिंग के अपने बहुत खास मित्र को तलाश कीजिए, जिससे आपको 10 साल पुरानी मित्रता हो। फिर मैं बोल रहा हूँ, जिसको आप भली भांति समझते हो, जो आपको भली भांति समझता हो, उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए। जैसे जैसे फंड का जरूरत हो, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते जाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए। अप टू 20 आप जा सकते हैं। इसके बाद कंपनी डालिए, 3-4 साल कंपनी चला के शेयर मार्केट में चले जाइए, फिर आपको फंड वाला मैटर जो है ना वो सॉल्व हो गया। काम बढ़िया कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। नियम कानून और कायदा को देखते हुए चलिए बस। फिर आप देखिए, आपके साथ अगर कोई भी अधिकारी गलत करता है, आप बिल्कुल उनके खिलाफ आवाज उठाइए। चुप मत बैठिएगा, ये मत सोचिएगा आज मैं आवाज उठा रहा हूं, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मेरा अंत हो जाए, लेकिन मेरी बातों का अंत तो नहीं होगा ना। यूट्यूब में मेरे वीडियोस रहेंगे। आज कम से कम 2-2.5 हजार लोग मेरे वीडियोस को देख चुके हैं। खुशी होती है, अधिक से अधिक लोग देखें। जितने अधिक लोग देखें, किसी ना किसी का तो भला जरूर होगा। देखिए, कल फिर मैं परेशान था, फिर मैं वकील साहब के यहाँ आना जाना, फिर वो जैसे जैसे गाइड करे, मतलब परेशानी तो है। क्या आदमी बिजनेस के बारे में सोचेगा। सबसे बड़ी बात है कर्ज मुक्त। मैं अरुण पंडित जी को बोलना चाहता हूं, अरुण पंडित जी बिल्कुल लोन की तरफ जाने का कोशिश मत कीजिएगा। फंड रेज करने के कई और तरीके हैं, उनके तरफ आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि विदाउट बैंक लोन आप कैसे काम कर सकते हैं। आइए, फैन के रॉ मटेरियल पे मैं चर्चा कर रहा था। स्टाम्पिंग की बात हो चुकी थी, स्टेटर कहाँ से लेना था मैं बताया था, पूजा मेटल के बारे में। दूसरा, कॉपर के बारे में चर्चा हो चुकी है, कॉपर के बारे में भी मैं बताया हूँ। डेकिन वायर, उनका ऑफिस है दिल्ली में और यूनिट है हरिद्वार में।
डिटेल के लिए आप मेरे पीछे के वॉल्यूम को देखिएगा, उसमें मैं डिटेल चर्चा किया हूँ। तीसरी, साफ्ट डाउन रॉड और साइकिल, जो ऊपर साइकिल, ये 3 चीज़ के मास्टर हैं सुमित जी, SK इंजीनियरिंग फरीदाबाद। आ जाइए, एक बड़ा छोटा सा चीज़ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंपिंग का। हम लोग स्टैंपिंग को पहले स्ट्रेट कॉइल बना रहे हैं, साफ्ट लग गया, कॉइल में वाइंडिंग हो गया, पेपर लग गया। संदीप इंसुलेशन मैंने बताया, फरीदाबाद का पेपर के वो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े रोल से छोटे छोटा पतला पतला साइज़ में रोल काटते हैं। वो एकमात्र सॉल्यूशन है, अभी उनका जोड़ा नहीं है। इसके बाद हमें एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है एन कनेक्टर। वो कुछ नहीं है, 3 तार जो आप देखते हैं, लेकिन चीज़ है बड़ा छोटी लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो फैन का एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके निर्माता सबसे बढ़िया फिर वही फरीदाबाद के हैं, नाम है अरविंद जी, है ना। इनका छोटा मोटा कारोबार है, चूँकि चीज़ भी बड़ा छोटा है, लेकिन ये आपको 2 चीज़ देंगे। एक ये वायर कनेक्टर ये बनाते हैं, और दूसरा एक फैन में 4 तरह का वाशर लगता है। ठीक से समझिएगा, 2 वाशर बेरिंग का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। अगर साफ्ट लगे और उसमें अप डाउन हो तो उसको लेवल में लाने के लिए, रोटर के लेवल में लाने के लिए वाशर की आवश्यकता पड़ेगी। और 2 वाशर लगेगा बेरिंग के नीचे। देखिए, बेरिंग के नीचे वाशर देना निहायत ही आवश्यक है। इससे फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा जब बेरिंग का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जब फैन पुराना हो जाए, बेरिंग ख़राब हो जाए और बेरिंग बदलना हो, तो बेरिंग को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि वाशर जो रहता है, अगर आप बेरिंग के नीचे एक वाशर डाल देते हैं तो उसमें एक थोड़ा गैपिंग आ जाता है। 2 mm का जो वो गैपिंग होता है ना, वो बेरिंग पुलर को फिट करने में बड़ा इजी होता है। बेरिंग पुलर जो है उसमें फिट होगा और उसको रिवर्स वे में ट्विस्ट कीजिए, निकाल देगा बेरिंग को। तो बेरिंग में वाशर देना बिल्कुल ज़रूरी है। बेरिंग के नीचे वो नाइलॉन वाशर आता है, और बेरिंग के ऊपर आपकी मर्जी है, आप चाहे बेकेलाइट का वाशर दे सकते हैं या मेटल का दे सकते हैं, वो आप के जैसा रिक्वायरमेंट है, लेकिन दोनों आपको रखना पड़ेगा। कभी किसी का ज़रूरत पड़ेगा। अरविंद यादव इनका पूरा नाम है, PK इंडस्ट्रीज़, विंटी इंटरप्राइजेस करके इनका 2 फर्म है। फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं, काफ़ी माय डियर नेचर के आदमी हैं, धोखेबाज एकदम नहीं हैं। आँख बंद करके आप इनको पैसा भेज सकते हैं, इनसे आप सामान मंगा सकते हैं। मेहनती आदमी है। तो अब देखिए, जब स्टेटर हमारा कंप्लीट हो गया, अब तो कनेक्टर भी लग गया, सब कुछ हो गया, अब रहा सवाल उसको वार्निश करना है। तो वार्निश के लिए हम समझते हैं, जहाँ तक विक्टर पेंट, देखिए विक्टर पेंट से, ये भी फरीदाबाद के हैं, माने हरियाणा के ही हैं, फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो, ये सब आसपास है। तो देखिए, इनसे आपको 2 चीज़ मिलेगा। एक तो वार्निश मिलेगा, 20 लीटर का ड्राम ले लीजिए या 100 लीटर 200 लीटर का ड्राम ले लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 20 लीटर का ड्राम, क्योंकि जितना बड़ा ड्राम लेंगे 2 पैसा कम के चक्कर में, खुलने के बाद वो उड़ना ये सब चालू हो जाएगा, जमना चालू हो जाएगा। जो छोटा पैकिंग ठीक है, 20 लीटर का आप इनसे ड्राम लीजिए, रेट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और एक बात बिल्कुल ख्याल रखिएगा, 30% वार्निश और 70% पेट्रोल मिक्स करके आप वार्निश कीजिएगा। एकदम ये ड्राई वार्निश होगा, बढ़िया वार्निश होगा। 1 दिन सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा कॉइल को, उसके बाद आप उसको ग्राइंडिंग में ले जाइएगा, ठीक है। और इसी विक्टर पेंट से आपको पाउडर, हर तरह का पाउडर मिलेगा पेंट के लिए। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पाउडर कोटिंग का टेक्नोलॉजी है। जो पहले वाला स्प्रे आता था ना, वो टेक्नोलॉजी अब पुराना हो गया। अब है कि पाउडर रहता है, बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह पेंट होता है। उसको एक गन होता है, गन से उसको स्प्रे करते हैं, और वो पाउडर जाके क्या होता है कि जैसे आपका ब्लेड है, टॉप बॉटम है, उस पर जाके वो चिपक जाएगा। और उसके बाद उसको हीट चैम्बर में ले जाइए और 120 से 180 200 डिग्री तक ले जाके उसको बंद कर देना है। और उसके बाद वो पाउडर मेल्ट होके जब पेंट बनता है, उसकी जो शाइनिंग आती है, वो स्प्रे वाला में वो मज़ा नहीं है। और ये क्विक है, स्प्रे इतना क्विक नहीं है। स्प्रे में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि उसमें थिनर मिला रहता है। थिनर अगर मिला के पेंट किए तो उसको आप भट्टी में नहीं डाल सकते हैं, भट्टी ब्लास्ट कर जाएगा।
इसमें कोई थिनर वगैरह तो मिला नहीं रहता, ये तो टेल्कम पाउडर की तरह पाउडर है, जैसे पाउडर होता है। और इसमें कोई थिनर पेट्रोल कुछ मिक्स नहीं है। तुरंत ले जाइए, मारिए, भट्टी में डालिए, हीट कीजिए, आधा घंटा में बाहर। मतलब क्विक क्विक आप जैसे, जब देखिए जब सीजन आता है, सीजन में तो आदमी ब्लेड पेंट करता है मैक्सिमम, टॉप बॉटम, ये सब ज़्यादा सीजन में। आदमी ऑफ सीजन में कॉइल बना लेगा, लेकिन ये ब्लेड की पेंटिंग वगैरह अधिकतर काम सीजन में चल रहा है। बना बनाया कॉइल तो स्टॉक में लेके पंखा बना के फटाफट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। स्टाम्पिंग जहां आपका रेडी हो गया, ये कॉइल, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही मज़ेदार बिजनेस है। थोड़ा सा इसको ठीक से समझिएगा। मज़ेदार इस सेंस में है कि फैन तो बना के आप बेच ही सकते हैं, साथ साथ इसका रेडीमेड कॉइल, मैं थोड़ी बहुत चर्चा हिंट दिया था पहले, आज थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। रेडीमेड कॉइल, इसमें साफ्ट लगा रहेगा, कॉइल ग्राइंड किया रहेगा, 127 ओडी है ना, आउटर डायमेंशन 127 mm पे, ये स्टैंडर्ड है। लगभग 100 में से 90 पंखा में ये कॉइल आपका फिट हो जाएगा। 12-12 पोल का तो लेना है, मैं बताया था, क्योंकि आरपीएम इसमें अच्छा आएगा, वाटेज भी अच्छा आएगा। इसको अलग से एक प्रोडक्ट बना लीजिए। देखिए जनरली गर्मी में पंखा जलने का खूब कंप्लेन आता है, रिपेयरिंग का लोग काम करते हैं, वो 15 से 20 हज़ार का वाइंडिंग मशीन एक खरीद लेंगे और हमारे ये जो रिपेयरिंग का काम उसमें हो जाएगा। और सबसे बड़ा वहाँ पे एक डिमेरिट बहुत बड़ा है, कस्टमर को कष्ट उठाना पड़ता है। क्या कि भाई आप पंखा उनको दे दीजिए तो वो एक दिन का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी पंखा जल के खूब आते रहता है। अगर उनको रेडीमेड ये जो कॉइल है, साफ्ट लगा हुआ, ग्राइंड किया हुआ, अगर उनको उपलब्ध बढ़िया से और अच्छे रेट में हो जाए तो वो क्या करेंगे, 10 मिनट में कॉइल चेंज करके कस्टमर को खरे खरे विदा कर देंगे। कस्टमर को कितना आराम होगा, 2 बार जाना नहीं पड़ेगा। आज के समय में आना जाना 10 बार सोचना पड़ता है, आना तो फिर आके सीधे स्नान करना, मतलब समस्या बढ़ा हुआ है। प्रिकॉशंस बहुत लेना है, घर के बुजुर्गों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, इसके लिए और काम तो करना है, काम करना एक मजबूरी है। तो रेडीमेड कॉइल देखिए 300 रुपया में अगर आप बना के दे देंगे, कितना भी कुछ हो तो 20 रुपया का नेट प्रॉफिट आपके हाथ में आना ही आना है, 20-25 रुपया का। और अगर आप एमएसएमई हैं और आपको टैक्स से भी रिम्बर्समेंट है आपके स्टेट में, तो उधर से भी रिम्बर्समेंट के रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि आ जाएगा। लेकिन ये काम बिल्कुल टैक्स पेड वे में कीजिएगा। खैर ये नहीं, कोई भी काम गलत तरीके से टैक्स का चोरी करके कोई काम कभी भी दिमाग में मत लाइए, ये आपका चैन हमेशा डिस्टर्ब किए रहिएगा। गवर्नमेंट को भी राजस्व मिलेगा और आपको जरा बड़ा खुशी होता है। हमको जब भी मैं सेल टैक्स देता था, जीएसटी भरता था, तो बड़ा अच्छा खुशी होता था कि चलो ये पैसा जो जा रहा है किसी न किसी को काम आएगा। देखिए डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स दीजिएगा, दान आप कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि टैक्स का चोरी करके आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो आप कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने शांति को बेच रहे हैं। टैक्स बचा के आप कुछ नहीं करते, मन की शांति बिकती है। मन की शांति बहुत बड़ी चीज है, शांत चित्त स्वस्थ वर्धक, बहुत बड़ी चीज है। तो कोशिश कीजिए, जो भी खरीदिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, कुछ बातों को मैं हर एपिसोड में दोहराऊंगा क्योंकि ये बार बार बताने वाला चीज है। जो भी खरीदिए अंडर वैल्यू मत करवाइएगा। 1 लाख के माल में 50,000 का बिलिंग मत कराइए। 1 लाख का माल बिल्कुल 1 लाख का बिलिंग पे कराइए। 1 लाख पे जो टैक्स बनता है, सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि टैक्स का देखिए, जो लो कॉस्ट का चीज़ है, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, उस पर भी वही टैक्स। अब देखिए 2 मिनट के लिए मैं बताता हूँ, 18% टैक्स अभी सीलिंग फैन पे है। ये जो 1000 तक का सीलिंग फैन है ना, ये बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसको खरीदने वाले जो होते हैं ना, उनको ब्रांड से मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल आम आदमी होते हैं। अगर इनको 2 पंखा लेना है तो ये घर से 2000-2200 रुपया लेके चलेंगे। इनके पास इतना क्षमता नहीं होता है कि ये ब्रांडेड ले लेंगे। और ये सब पंखा जहाँ बिकता है ना, वहाँ सही पूछिए तो ब्रांडेड पंखा बिकता है, लेकिन अधिकतर डुप्लीकेट बिकता है। ये उसमें भी धोखे के शिकार होते हैं। मतलब क्या कहें, किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, नाम लेना उचित नहीं है,
वो पंखा धड़ल्ले से बिकता है। लेकिन अगर ब्रांडेड कंपनी उसको अपने यहाँ से 1300 रुपया में देती है तो ये लोग 700 में खरीदते हैं। अंदर में कॉपर के जगह वो एल्युमिनियम होगा, और नाम तो ब्रांड डिफेम होता है, ब्रांड के नाम में लोग धोखे में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को एक चीज तय करना चाहिए, ये जो 1000 रुपया तक का पंखा है इस पे टैक्स का रेट सही पूछिए तो अगर 5% कर दिया जाए तो जो रेवेन्यू अभी नहीं आ रहा है, जो इसमें देखिए 90% लोग टैक्स की चोरी करते हैं। जो सच्चाई है उसको समझिए, क्योंकि ये लोकल फैन होता है, इसमें अधिकतर लोग घटिया रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्जिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है, और जो घटिया रॉ मटेरियल होता है वो बिल पे नहीं होता है, इसलिए कि उनको बैकएंड से बिल नहीं मिलता है। जब बैकएंड से बिल नहीं मिलेगा खरीद पे तो बेचेंगे कैसे? तो ये सब 2 नंबर का धंधा है, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और लो कॉस्ट फैन बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका तादाद बहुत बड़ा है। अगर 100 सीलिंग फैन बिक रहा है तो 100 में से 90 जो है सो ये लो कॉस्ट वाला सीलिंग फैन बिकता है, और जिस 90 सीलिंग फैन जो बिकता है उसमें से मुश्किल से 90% टैक्स नहीं आता है सेल पे। ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही गेम चलता है। कुछ भाइयों को कष्ट होगा, मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, दुखी मत होइए। मैं सरकार से बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप फैन पे 18% नहीं 28% टैक्स लीजिए, लेकिन ये जो 1000 रुपया वाला तक का पंखा है ना, इस पे आप 5% कर दीजिए। आप देखिए कि सीलिंग फैन से जो टैक्स और रेवेन्यू आपको आ रहा है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 5% हर आदमी टैक्स दे देगा, हर आदमी खुशी से टैक्स देगा, 5% को कोई चोरी करने नहीं जाएगा। अब सोचिए, लोग 10 और 20% कमाता है या 10% कमाता है, उसमें 18% लोग को देने में अखड़ जाता है। लोग अपनी कमाई का बराबर का टैक्स नहीं देना चाहता है कि हम कमा रहे हैं जितना उतना टैक्स दे दें। कमाई का चलिए आधा भी, अगर हम 10% कमा रहे हैं 5% सरकार ले ले, ये जायज है। और जिस दिन सरकार अपने टैक्स के रेट को कम कर देगी, रेवेन्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एक बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक सीजन में इसको करके देखिए, पहले डेटा निकाल लीजिए कि सीलिंग फैन इंडस्ट्री से आपको क्या रेवेन्यू आ रहा है, आप जरा सा उसका आकलन कर लीजिए। और एक सीजन के लिए आप उसमें 1000 रुपये तक के पंखे का टैक्स का स्लैब 5% कर दीजिए, और 1000 से ऊपर का जो पंखा है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है। जनरली वो ब्रांड जितने हैं उनका टैक्स का रेट आप 28% कीजिए, वो लोग दे सकते हैं। भाई जो कैपेबल हैं वो दे सकते हैं। अब हर चीज में आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए, चीज एक है, कमोडिटी एक है, लेकिन टैक्स का रेट उस पे उस कमोडिटी एक है, चाहे वो 1000 का टीवी हो या 1 लाख का टीवी हो, टैक्स का स्लैब एक ही है। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। जिनकी संख्या सबसे अधिक है उनसे आप कम टैक्स लीजिएगा ना तो वो टैक्स देना चालू करेंगे, जो नहीं देते हैं। सच पूछिए, ये सारा जो चैनल है ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। पेमेंट भी ये लोग अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जिनसे वो फैन खरीदते हैं उसके अकाउंट में, और उसका भी अकाउंट वो सब, या अकाउंट में भी नहीं लेके तो वही हवाला वाला रास्ता है, नोट का नंबर लेके पैसा ट्रांसफर करने का। मैंने बड़ा ये सब देख के बड़ा अजीब सब हमको पछता नहीं है। इधर पैसा लेके दौड़ रहे हैं, नोट का नंबर 10 रुपया के नोट का नंबर लिखा देगा, फिर वो नोट का नंबर उसको बताइए, उसको पेमेंट वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि नोट का नंबर 2 नहीं होता है। मैंने ये सिस्टम जो है ना, मजबूर आदमी हो रहा है। इस मजबूरी को क्लियर करने का बड़ा आसान तरीका है, आप आम आदमी के लिए अलग टैक्स रखिए, तब वो आम आदमी किससे आपको टैक्स आना चालू हो जाएगा, और खास आदमी के लिए आप अलग टैक्स रखिए। वो लोग तो दान देते हैं और आम आदमी लोग दान लेते हैं। देखिए दोनों में फर्क क्या है। दान लेने वाला से आप बोल रहे हैं 18% टैक्स, कहाँ से देगा, वो चोरी करेगा। यही हो जाता है, आपको रेवेन्यू नहीं मिलता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जितना घूस उस सिस्टम को उसको लोग पकड़ता है, उसको लोग छोड़ता है, लेन देन का एक नेटवर्क चल देता है। इसको बंद करना बहुत जरूरी है। इस
विंग से टैक्स आपको सही पूछे तो नहीं आता है, यहाँ से टैक्स आने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ का रेट कम कर दीजिए। हमारे जितने भी दुकानदार भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ बातें उनको खटक रही होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को ओपन कर रहा हूँ ना, तो उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं उनके फेवर का बात कर रहा हूँ। आप सोचिए थोड़ा सा, 1000 रुपया तक के पंखा का अगर 5% टैक्स हो जाए, आपका कितना शांति हो जाएगा। एक नंबर तरीके से आप खरीदिएगा, अपने करंट अकाउंट से पेमेंट भेज दीजिएगा, पूरा ट्रांसपोर्ट वाला भी खुश, उसको भी जो वो आपसे नाजायज 2 रुपये किलो लेता है ना 2 नंबर के सामान का, वो भी वो नहीं ले पाएगा। फिर आप वही 4 रुपया 5 रुपया जो भी किलो एकदम जेन्युइन आपका, देखिए आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मन की शांति है ना, वो भी बढ़ जाएगी। अब ब्लैक मनी जनरेट होना बंद हो जाएगा, यानी आपके पास जो भी रहेगा वाइट रहेगा। आपके दुकान में कोई भी इंस्पेक्शन करे, जो भी स्टॉक रहे, आप उसका बिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसको भी मौका नहीं मिलेगा आपसे नाजायज रूप से कोई पैसा कमाने का, किसी भी बाबू को मौका नहीं मिलेगा। आपकी भी शांति बनी रहेगी और काम करने का तरीका, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। आज गवर्नमेंट को रेवेन्यू का ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आज के समय में, ताकि आम लोगों तक जो ज़रूरतमंद है उनको अधिक से अधिक मदद पहुंचाया जाए। और मदद का मतलब मदद होता है, कर्ज नहीं। मदद दीजिए। कर्ज बड़ा खराब चीज़ है। कर्ज अगर बेचारा नहीं चुका पाएगा ना किसी भी कारण से, तब फिर उसको कोर्ट कचहरी, उधर से नोटिस, बहुत चीज़ बेचारा को झेलना पड़ेगा। नहीं अगर कोई समझ पाएगा, झेल पाएगा, तो जानते हैं ना कर्ज के चक्कर में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कर्ज मुक्त समाज। देखिए मेरे वीडियो का शीर्षक क्या है, सावधान बैंक लोन कभी नहीं। मैं आपको बैंक लोन से सावधान कर रहा हूँ। कर्ज लेना भी है तो कर्ज शब्द को हटा दीजिए, उसको हेल्प कर दीजिए। इंटरेस्ट फ्री हेल्प, ये होना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, किसी को कुछ भी मदद कर सकते हैं, आप उसको इंटरेस्ट फ्री मदद कीजिए। लेकिन उनको कह दीजिए जब कभी भी उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, आप अपना अकाउंट नंबर उनको दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी IFSC कोड, बैंक डिटेल दे दीजिए। उनको बोलिए कि ये पैसा वो आपको लौटा दें। देखिए पैसा जब वो आपको लौटाएंगे ना, उनको वाकई उनका नज़र ऊंचा हो जाएगा। इसलिए कि किसी से पैसा लेने से निगाह झुक जाता है। मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन कई जगह पे आदमी आके लाचार हो जाता है। सब चीज का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है। समस्या आया है, फेस कीजिए, कायर मत बनिए। कायर है, सुसाइड करना कायरता है। मुकाबला कीजिए, हिम्मत रखिए, और एक बार जब आप हिम्मत कर लेंगे ना, विजय आपका चरण छुएगा। जरूरत है, समस्या आया है, उसको डट के उसका सामना कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।